बात के लिए प्रशासन तैयार है, लेकिन गुर्जर समाज दफ्तर में बैठकर बातचीत नहीं करना चाहता है। और हमारे साथ कुछ विजय बैंसला जुड़ चुके हैं और उनसे ही हम जानकारी ले लेते हैं। एक तरफ प्रशासन बात करने की मांग कर रहा है बैंसला जी, लेकिन आप तैयार नहीं है और आंदोलन तेज होने की कगार पर। आप वापस से करेंगे, आपकी आवाज क्रैक कर रही थी मैडम। विजय, मैं फिर से पूछूं अपना सवाल? हाँ जी, आवाज कट रही थी। हमारे साथ अध्यक्ष जुड़ चुके हैं विजय बैंसला, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की। सर, एक तरफ तो आप महापंचायत कल करने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन ये कह रहा है कि हम बातचीत कर सकते हैं, तो बात करने के लिए आप तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? किसने कहा नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले ही माननीय मंत्री जी जवाहर सिंह बेडन जी से पूरे समाज की बात हुई है और वो 2 बजे आज दोपहर को 2 बजे गाजीपुर देवनारायण मंदिर में पूरे सर समाज के सामने आ रहे हैं, जहाँ पर समाज उससे बात करेगा। ऐसा नहीं है, ये आपके ना ये मनगढ़ंत कहानियां हैं जो लोग बाग चला रहे हैं। ऐसा नहीं है। समाज सार्थक चर्चा में विश्वास करता है, पॉजिटिविटी में विश्वास करता है। हम सबसे बात करेंगे। मतलब बंद कमरे में बात नहीं करेंगे, समाज बंद कमरे में, खुले में करेंगे। हाँ, बंद कमरे में क्या करनी, खुले में करो ना। जहाँ पे देखो, बंद कमरे में 20 लोग बैठ सकते हैं, खुले में 200 बैठ सकते हैं। और खुले में बात करो, सारे समाज के लोगों के सामने अपनी बात रखी जाएगी। और वैसे भी भाई सरकार राजस्थान की ही तो है और हम भी तो राजस्थान के ही हैं। बिल्कुल। राजस्थान के लोग जब अपनी बात रखते हैं, अगर कभी सुनवाई किसी कारण से नहीं होती है तो लोगों को महापंचायत करनी पड़ती है। भाई हम लोग 8 तारीख को क्या कर रहे हैं मैडम? महापंचायत हो रही है ना जी। महापंचायत में क्या होगा? महापंचायत में समाज के सारे मुद्दे रखे जाएंगे, फिर पूरे समाज को बिठाया बैठ करके समझाया जाएगा और फिर समाज निर्णय लेगा कि भैया करना क्या है। हम लोग इसमें वाई आर वी पुटिंग द कार्ट इन फ्रंट ऑफ द हॉर्स? हम तो उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि सरकारों को पहले से ही पता है कि क्या हमारी चीजें हैं, क्या मांगे हैं। कोई नई चीज तो है नहीं, ऑपरेशनल चीजें हैं, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। लेकिन क्या है ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। नहीं तो जिसको आप ऑपरेशन और सिंपल चीजें कह रहे हो, कर जस्टिस इज डिलेड और जस्टिस इज डिनाइड जिसको आप बोल रहे हैं, जरा आप विस्तार से बताएंगे कि क्या महापंचायत में कल आपकी मांगे होने वाली हैं? आपकी मीडिया में भी चल रही थी। अनफॉर्चुनेटली हमको बार बार रिपीट करना पड़ता है। मैं सबके सहूलियत के लिए मैं वापस से एक बार रिपीट कर दूं। देखिए, हमने जो 2000 अभी पिछले 17 साल से जो संघर्ष किया है, इसमें समाज को केवल 2 ही चीजें मिली हैं। एक मिला है 5% आरक्षण, दूसरा मिला है देवनारायण योजना। और देवनारायण योजना केवल समाज के बच्चों को पढ़ा करके लिखा करके एक अच्छे नागरिक बनाने की तरफ अग्रसर करने का तरीका है और कुछ नहीं है। इसके अंदर में बच्चों को हम 6ठी क्लास से पढ़ाना शुरू करते हैं, 12वीं तक पढ़ाते हैं, चाहे वो गुरुकुल योजना में हो, चाहे देवनारायण आवासीय विद्यालय में हो, चाहे उनको छात्रवृत्ति के माध्यम से पढ़ाया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 17 महीनों से ये सब ठप पड़ा है। स्कूटियां अभी तक बटी नहीं है। पिछले साल के बजट में 50-60 करोड़ की जगह हमारा केवल 19 लाख रुपए खर्च हुए स्कूटीज के ऊपर। जब खरीदोगे नहीं तो बांटोगे कब? और ये प्रोत्साहन के लिए है भाई। अब बच्ची अगर निकल के चली गई और जब उसका शादी ब्याह हो गया उसके बाद आप उसको स्कूटी दोगे तो वो क्या प्रोत्साहित होगी? और दोगे भी नहीं दोगे तो क्या गारंटी है? एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे तो ये भी पता चला है, इट इज शॉकिंग कि बहुत सारी स्कूटीज कबाड़ खाने में पड़ी हुई हैं जिनके इंश्योरेंसेस और रजिस्ट्रेशन उस बच्ची के नाम पे हो चुके हैं। तो रिकॉर्ड में तो बच्ची के नाम पे दिख रही है, लेकिन पड़ी हुई है किसी कबाड़ खाने में, जली पड़ी। आई मीन यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। इसके अलावा 5% आरक्षण जो हमें मिल रहा है वो कागजी तौर पे तो पूरा मिल रहा है, लेकिन रोस्टर प्रणाली लगने के बाद ये करीब 1.5%, 2% और कभी तो 0% मिलता है। और ये केवल हमारी पीड़ा नहीं है, एमबीसी की पीड़ा नहीं है। इससे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सब ग्रस्त है रोस्टर सिस्टम से। जब आरक्षण आप राजस्थान के लेवल पे दे करते हैं तो उसका क्रियान्वयन भी तो राजस्थान के लेवल पे दे होना चाहिए। आज को आप ये समझिएगा, मैं आपको स्थिति बताऊं, 2024-25 की स्कूटीज की लिस्ट कल शाम को आई है देवनारायण योजना की। ठीक है। उसके अंदर में 30 नाम बैरवा समाज की लड़कियों के हैं। अब ये तो देवनारायण योजना, मैं इनसे मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि बैरवा समाज से, लेकिन ये तो देवनारायण योजना तो समाज की, एमबीसी समाज के बच्चों के लिए है ना।
तो उसमें गरबा समाज की अगर बच्चियां आ गई, चलो कल की तारीख में आप उनको निकाल भी दोगे तो एमबीसी समाज की कौन सी लड़कियों को तुम उसमें लिस्ट में डालोगे भाई? उनका जो हक बनता था वो तो हम खा गए ना। हमारा ध्येय क्या है? अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ और कर्ज मुक्त समाज। पढ़ी लिखी माँ के लिए हम तो प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भैया लड़कियां पढ़ जाएं। ये तो सारा का सारा एजेंडा वही है। और आपको सीरियसली अगर हम बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमें विकसित भारत बनाना है। अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो उसमें एक अंग विकसित राजस्थान का होगा। और विकसित राजस्थान तो तभी बनेगा जब हमारे बच्चे ढंग से पढ़ जाएंगे। हम पढ़ने के लिए उनको जो सिस्टम है वो दे ही नहीं रहे। मतलब बैंसला जी, आपकी मांगे यही है कि एमबीसी आरक्षण विधेयक के 9वीं अनुसूची पूरी बात सुनिए ना। वी हैव नॉट कंप्लीटेड। तो ये तो हो गई, तो बड़ी मांगे। हमारे केसेस अभी तक वापस नहीं हुए हैं। अगर हो गए तो वो लिस्ट हमारे तक साझा नहीं हुई। ठीक है, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। आपकी जो मांगे हैं वो हम चला भी रहे हैं। आपने ऑलरेडी ये चीज बोली थी स्क्रीन पे। मुझे ये बताइए कि सरकार अगर आपसे बातचीत करके आप सहमत हो जाते हैं तो क्या ये महापंचायत 17वीं बरसी पर जो आपने आयोजित किया वो नहीं होगी? देखिए, महापंचायत तो होगी। हाँ, अगर ये काम पहले हो जाते तो धन्यवाद पंचायत होगी। ओके, वरना ये विचार पंचायत होगी। ठीक है, इसमें क्या, इसमें मतलब हम लोग। बहुत शुक्रिया विजय बैंसला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए खबर पे। चले बात कोटा मस्जिद के इमाम मुफ्ती सैयद अमजद अली ने ईद की नमाज पढ़ाई। इस मौके पर आपसी भाईचारे और मोहब्बत और तरक्की के लिए दुआएं की गईं। वहीं प्रदेश में सभी से स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई। अब अगले 3 दिन ईद की दावतों का सिलसिला जारी रहेगा। उधर ईदगाह में चीफ काजी खालिद उस्मानी ने ईद की नमाज पढ़ाई और इस बार ईदगाह में ईद की नमाज के लिए दिल्ली हाईवे पर ट्रैफिक नहीं रोका गया। नमाज के लिए रोड के एक साइड जगह दी गई है। तो तस्वीरें आपके सामने। और कुर्बानी के त्योहार ईद उल अजहा को आज पूरे मुल्क के अंदर बहुत ही खुशी के साथ में मनाया जा रहा है। राजधानी जयपुर की जामा मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज यहाँ के इमाम सैयद मुफ्ती अमजद अली साहब ने अदा करवाई है। नमाज के बाद में अब सब लोग अपने अपने घरों का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर तमाम तरह की तैयारियों के बाद में जो दुआएं की हैं, जो हिदायतें दी, उसमें ख़ास तौर पर साफ़ सफाई के लिए कहा गया है। ये कहा गया है कि लोग एक दूसरे के जो मजहबी ख्यालात हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें और ख़ास तौर पर गरीबों का बहुत ध्यान रखें। बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सब ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? ईद का त्यौहार किस तरह से देखते हैं? इसी तरह से देखते हैं जो आज से तकरीबन 5,500 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो यानी अल्लाह को की रज़ा के अंदर जो ना कुर्बानी की थी। इंशाअल्लाह नमाज से फारिग हो गए। अब हर मुसलमान जो ना कुर्बानी करेगा। कुर्बानी का मकसद सिर्फ इतना ही नहीं कि जानवर को कुर्बान किया जाए। कुर्बानी का मकसद ये कि तमाम बुराइयों को जो ना ख़त्म किया जाए, एक अमन कायम किया जाए और अल्लाह की रज़ा की खातिर जो ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कुर्बानी को, रस्म को जो ना अदा की थी। और पिछले दिनों जो हुआ आतंकवादी गतिविधियां हुई, हमारे 26 लोग बेगुनाह मारे गए, उसका जवाब हमने दिया। उसमें जो एकजुटता मुसलमान हिंदुओं ने दिखाई है वो ऐतिहासिक है एकजुटता, और वो देश को बहुत आगे ले जाएगा ये एकजुटता। सैयद अमजद अली साहब ने जो है एक शाया किया था जिसमें सभी लोगों को हिदायत दी गई थी कि कुर्बानी के मुताल्लिक किस तरह से कैसे आपको कुर्बानियाँ करनी है और किस तरह आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपसे सभी से यही कहेंगे कि ये त्यौहार जो है वो कुर्बानी का त्यौहार है। इसके अंदर हमें जानवर की ही कुर्बानी नहीं करनी, हमें जो है यहाँ अपने अंदर जो बुराइयाँ उनकी भी कुर्बानी करनी है। कुर्बानी के दौरान साफ सफाई पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाए, गरीबों की मदद और उनको जो तकसीम किया जाना है, जो उन्हें दिया जाना है उनका हिस्सा, वो ख़ास तौर पर ध्यान रखें और आपसी प्यार मोहब्बत भाईचारे को बढ़ावा ज़रूर दें। इस तरफ भी यहाँ पर बातचीत की गई है। राजधानी जयपुर में जामा मस्जिद और ईदगाह में ईद की नमाज अदा की जाती है ताकि जो नमाजी हैं ज़्यादातर पहले यहाँ नमाज अदा करके अपने घरों का रुख करते हैं, फिर बाद में कुर्बानियों का, दावतों का और ईद के मेलों का दौर जारी रहता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। ईद उल अजहा के मौके पर अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह में जन्नती दरवाजा खोला गया है। जन्नती इस दरवाजे में प्रवेश करने के लिए ज़ायरीन उमड़ रहे हैं। इसके साथ ही शहर की विभिन्न मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई और देश में अमन, चैन, भाईचारे की दुआ मांगी गई। तस्वीरें देखिए, जब गरीब नवाज दरगाह में जन्नती दरवाज़ा खोला गया, ज़ायरीनों की भीड़ किस तरह से वहाँ पर
उमड़ पड़ी, उसकी तस्वीरें देखिए। तो आज बकरीद है, ईद उल जुहा आज है, जहां पर कुर्बानी तो दी जाती है। पैगंबर मोहम्मद साहब की याद में ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाईचारे, सद्भाव का महत्व ये बताता है आज का दिन। तो एक तरफ जन्नती दरवाज़ा जब खोला गया तो ज़ायरीन जो नमाज अदा करने के लिए जाते हैं वो किस तरह से उमड़ पड़े, और उस दरवाजे से निकलने के लिए ये भीड़ भी आप देख रहे हैं। एक तरफ नमाज अदा की गई है बकरीद की, वो भी देख रहे हैं। चलिए, बाड़मेर शहर में एक बार फिर से सफाई अभियान का आगाज हो गया है, जिसकी शुरुआत खुद कलेक्टर टीना डाबी के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने झाड़ू लगाकर की है। नवो बाड़मेर अभियान के तहत ये सफाई स्वच्छता अभियान की जा रही है। पूरे महीने यह सफाई अभियान चलेगा, जिसमें शहर के अलग अलग वार्डों में सफाई की जाएगी। इस अभियान से शहरवासी भी जुड़ेंगे। आपको बता दें कि मानसून को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर टीना डाबी ने शहर में पहले से ही नाला सफाई अभियान छेड़ा है। झीलों की नगरी उदयपुर के अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज अब्दुल कादिर ने हर साल की तरह इस बार भी निर्जला एकादशी के मौके पर पतंगबाजी की अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस मौके पर अब्दुल कादिर ने फतेह सागर झील किनारे एक डोर में 500 पतंग उड़ाकर प्रेम और शांति का संदेश दिया। वहीं इस बार अब्दुल कादिर की पतंगबाजी में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर भी छाया रहा। अब्दुल कादिर ने अपनी पतंगबाजी की कला के जरिए देश के वीर सैनिकों का अभिनंदन किया। इस दौरान जल संरक्षण का भी संदेश दिया। अब्दुल कादिर 2001 से पतंगबाजी कर रहे हैं और देश के कई राज्यों में हुई प्रतियोगिताओं में उन्होंने भाग लिया और कई पुरस्कार भी जीते। ये निर्जला 11 के शुभ अवसर पर पतंग उड़ाकर लोगों को ये संदेश देता हूँ। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में जो कामयाबी हमें मिली, उसके माध्यम से मैंने 500 पतंगे एक डोर पर उड़ाकर और 30x3 का बैनर ऑपरेशन सिंदूर का उड़ाकर उदयपुर वासियों को ये संदेश दे रहा हूँ कि ये कामयाबी का एक जश्न है हमारे पतंग उड़ाकर निर्जला 11 पे। मैंने कई राज्यों में पतंग उड़ा चुका हूँ, जैसे इंडिया लेवल पे और दुबई और मलेशिया में कई जगह मैंने काइट फेस्टिवल किए, और यहाँ पर भी उदयपुर में निर्जला 11 और मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाता है। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पे ये पतंगबाजी शानदार लग रही है और काफ़ी लोग काफ़ी संख्या में यहाँ आए हुए हैं देखने के लिए, और बहुत शानदार प्रदर्शन हो रहा है और बड़ा लोगों को क्रेज़ भी है और ये बिल्कुल होना चाहिए था। तो ये हमारे कादिर भाई की बड़ी शानदार एक पहल है और बहुत अच्छा है। तो इनका मॉनिटरिंग टीम भी बड़ी शानदार है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बहुत अच्छा इनका ये प्रोग्राम रहा है जी। माय नेम रिंकू मीना। मैं फर्स्ट बार ये देख रही हूँ पतंग का कार्यक्रम ऑपरेशन सिंदूर को लेके, और बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से करा। दौसा जिले की नयावाज ग्राम पंचायत का बंजर पड़ा चारागाह आज ग्रामीण विकास की एक मिसाल बन चुका। जहां कभी धूल उड़ती थी, ऊबड़ खाबड़ जमीन थी, वहां अब हरियाली लहलहा रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत यहां लगभग 46 लाख रुपए की लागत से चारागाह विकास का कार्य किया गया, जिसके परिणाम अब सामने आने लगे हैं। रामगढ़ पचवारा पंचायत समिति क्षेत्र के नयावास में करीब 40 बीघा भूमि पर 2 साल पहले वृक्षारोपण कर छायादार औषधीय 5000 से अधिक पौधे लगाए गए थे और इसी वर्ष से इन पेड़ों में उत्पादन शुरू होने की संभावना है। अगले वर्ष ग्राम पंचायत द्वारा टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से इन फलों को बाजार में भेजा जाएगा और इससे पंचायत की निजी आय में बढ़ोतरी भी होगी। और कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए नरेंद्र सरेंडर का नारा इस्तेमाल कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है? न्यूज 18 के पोल में हमारे 5 सवालों के जवाब दें। अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराने के लिए QR कोड स्कैन करें या नीचे दिए लिंक पर भी जाकर आप अपना जवाब दे सकते हैं। याद रखिए, इस पोल पर आप अपनी राय आज दोपहर 3 बजे तक जरूर भेज दें, क्योंकि पोल पर वोट की डेडलाइन आज दोपहर 3 बजे तक ही है। तो ऑपरेशन सिंदूर विवाद पर आपका क्या सोचना है? अपनी राय जरूर बताएं 3 बजे के पहले।
तरीका बहुत आसान है। स्क्रीन पर दिया गया QR कोड स्कैन करें या फिर स्क्रीन पर बताई गई वेबसाइट पर जाकर 5 सवालों के जवाब दें। आपकी राय जरूरी है।